हेलो भाई लोग। तो मैं एक बात आप सभी को पहले ही बता दूं कि मैं सातु रिकैप नहीं हूं। मैं कोई और ही बंदा हूं। मैं सातु रिकैप के दोस्त फोरेक्स एक्सप्लेन या वीबीएल एक्सप्लेन या ओजी एक्सप्लेन, जो कि तीनों एक ही बंदा रन करता है, मैं उसका दोस्त दैट्स मोनार्क एक्सप्लेनर हूं। और आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर इतने सारे कमेंट किए कि मुझे लगा कि अगर सातु रिकैप वीडियो नहीं बना रहा है तो क्यों ना मैं ही वीडियो बनाता हूं। सो मैंने इस सीरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। इसलिए सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेंगयुआन, बुरा हुआ। एकदम गड़बड़ हो गई। युतियन बहन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसी वक्त दूसरी तरफ झाओरितियन पार्क की एक बेंच के पीछे सिकुड़ कर बैठा था। अपने दोनों हाथों से उसने अपने घुटने कस के पकड़े हुए थे। रात की ठंडी हवा आई और वो थर थर कांप उठा। उसके जिस्म पर जो औरतों वाले कपड़े थे वो इतने पतले थे कि ठंड से घंटा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। झाओरितियन ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। शाम को जब वो बाई तियान तियान के ड्रेस शॉप से अपनी शिफ्ट खत्म करके निकला था, तभी से उसको अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जी बॉक्सियाओं के घर वापस लौटने के रास्ते में उसको इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाया और एक पतली सी गली में चक्कर खाकर बेहोश हो गया। और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वो साला वापस एक मर्द बन चुका था। उसके कपड़े उसके जिस्म पर फिट नहीं आ रहे थे और उसकी बॉडी को एकदम टाइट दबा रहे थे। ये आखिर चल क्या रहा है? झाओरितियन ने नीचे अपने वापस मर्द बन चुके शरीर को देखा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। दिन में तो सब कुछ ठीक था, तो अचानक रात होते ही वो वापस पहले जैसा कैसे हो गया? अगर इस हालत में किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे कोई ठरकी घटिया इंसान समझेंगे। उसने अपनी पॉकेट्स चेक की, पर अंदर सब एकदम खाली था। वॉलेट, फोन, आईडी कार्ड, सब कुछ होटल में ही छूट गया था। अब उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी और मुझसे मदद मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जी बॉक्सियाओं के घर वापस जाने से डर रहा था। उसको लगा कि अगर जी बॉक्सियाओं ने उसकी ऐसी हालत देख ली तो वो उसे एक डरावना मॉन्स्टर समझेगा। इसलिए वो बेचारा एक घायल जानवर की तरह इस अंधेरे कोने में मजबूर होकर चुपचाप रो रहा था। इधर मेरी हवा टाइट थी। फेंगयुआन, तुम ज्यादा हिलो मत। शू जिंगजिंग ने मेरे आगे से एकदम गुस्से में गाली देने वाले टोन में मुझे वार्न किया। तुझे क्या लगता है मैं शौक से हिल रहा हूं? ये जगह बहुत ही ज्यादा ऊंची है साली। मेरे दोनों पैर डर से कांप रहे थे और मैंने अपने दोनों हाथों से शू जिंगजिंग की कमर को एकदम कस के पकड़ रखा था। मैंने जब डरते हुए नीचे सड़क की तरफ देखा तो मेरा तो सर ही घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। शू जिंगजिंग ने अपना हाथ छोड़ा और उसकी कलाई से एक और ग्रैपलिंग हुक शूट हुआ। वो मुझे लेकर एकदम मकड़ी की तरह स्कूल के बाहर झूल गई। हम दोनों एक के बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच से हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। हवा मेरे कानों के पास से जोर से गुजर रही थी और अंदर ही अंदर मेरी आग लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि जाओ युतिया को जी बोक्सियाओं के घर छुपाना एकदम सेफ गेम होगा। मुझे लगा था कि थोड़े टाइम के लिए उस पर कोई खतरा नहीं आएगा, पर किसने सोचा था कि रात होते ही इतना बड़ा कांड हो जाएगा। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये सब उस कमीने लॉन्ग आउतिया की चाल है। उसकी औकात नहीं थी मुझे रोकने की, और उसकी किस्मत छीन लेने के बाद वो कमीना इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगा। हालांकि वो अभी भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए, पर कौन जानता है कि उसने शेन चिंग क्यू या अपने किसी और टट्टू को झाओ टिया को किडनैप करने के लिए भेज दिया हो। मेरी परफेक्ट डायरेक्शन से हम दोनों बहुत जल्दी जी बॉक्सियों के मैंशन के पास पहुंच गए। हम आ गए। शू जिंगजिंग ने एकदम बैडास हवा में फ्लिप मारी और मुझे लेकर जी बॉक्सियों की हवेली के बालकनी में एकदम ठीक से लैंड कर गई। जी बॉक्सियाओ घबराया हुआ हॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब उसने हम दोनों को आसमान से टपकते देखा तो उसकी ऐसी फटी कि वो जमीन पे गिरते गिरते बचा। साला, फेंगयुआन और साथ में शू ब्यूटी भी, तुम दोनों यहां कैसे? अरे छोड़, ये मैटर नहीं करता। जी बॉक्सियाओ दौड़ कर आया और उसने मेरे कंधे कस के पकड़ लिए। गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही। सच में गायब हो गई मेरी प्यारी बहन युतियन। मैंने झट से जी बॉक्सियाओ के हिलते हुए हाथों को दबाया और एकदम भारी आवाज में बोला, अबे तू ठंडे दिमाग से सोच और चुपचाप बता कि आखिर कांड क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता भाई, वो रोते हुए चिल्लाया। रात को क्लासेस खत्म होने के बाद मैं युतियन बहन को पिक करने ड्रेस शॉप पर गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो बाकी वर्कर्स ने बोला कि वो तो पहले ही निकल चुकी है। फिर मैं अपनी गाड़ी भगा के सीधा घर आया, पर बटलर बोला कि वो तो घर आई ही नहीं। जी बॉक्सियाओ की डर के मारे हालत खराब थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गलती से बस स्टॉप मिस करके आगे चली गई हो? शू जिंजिंग ने अचानक से बीच में टोक दिया। मैं और जी बॉक्सियाओ दोनों हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। तब उसने शर्म से अपना सर खुजाया और बोली, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसी ही गलती हुई थी। देखो जिंगजिंग, इसके चांसेस ना के बराबर है, मैंने बोला।
अगर वो बस स्टॉप मिस भी कर देती तो कम से कम अब तक तो घर पहुंच चुकी होती ना। ठीक है, मैं और दिमाग लगाती हूं। सू जिंगजिंग वापस से अपना फोकस लगाने लगी ताकि वो अपनी सो कॉल्ड स्मार्टनेस का भौकाल दिखा सके। जी बॉक्सियाओ, क्या तुमने मैंशन के आसपास उसको ढूंढा? सू जिंगजिंग ने उसको घूरते हुए पूछा। जी बॉक्सियाओ ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। अरे 100% भाई, मैंने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है। सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा और सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए। मेरी प्यारी यूटिया की एक झलक तक नहीं मिली। तुम्हें क्या लगता है, क्या किसी ने सच में उसको किडनैप कर लिया है? जो रास्ता वो रिटर्न आने के लिए लेती है, क्या तुमने वहां ढूंढा? मैंने उससे पूछा। वहां तो नहीं देखा यार, एरिया बहुत बड़ा है, मैंने बस थोड़ा ही हिस्सा छाना है। तो फिर एक काम कर, मैंने प्लान बनाते हुए कहा। तू जल्दी से ड्रेस शॉप के आसपास के एरिया में वापस जाकर सर्च मार। अगर तब भी कुछ नहीं मिला तो मैं टियांतिया से बोलकर सीसीटीवी चेक करवाऊंगा ताकि पता चले कि वो वहां से कितने बजे निकली थी। तब तक मैं और जिंगजिंग इधर से उस तरफ पैदल जाते हुए पूरे रास्ते चेकिंग करेंगे। डन भाई डन, मैं अभी निकलता हूं, इधर का मैटर तुम लोग देख लेना। जी बॉक्सियो ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा स्टेयर से नीचे भागा और अपनी गाड़ी निकाल ली। जैसे ही वो निकला, मैंने सीधा सू जिंगजिंग से पूछा, जिंगजिंग मेरी बात सुन, क्या तू उसकी बॉडी के स्मेल से उसको ट्रैक कर सकती है? सू जिंगजिंग ने एकदम भड़कते हुए मुझे घूरा। ये कैसे हो सकता है बे? तू मुझे क्या समझता है, मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूं जो बस सूख कर पता लगा लूंगी कि वो कहाँ गई है। मैंने थोड़ा शर्म से हंसते हुए बोला। अरे मुझे लगा तुम निंजा के पास कुछ अलग लेवल की पावर्स होती है यार। तभी अचानक जिंगजिंग को कुछ क्लिक हुआ। पर तुमने अब मुझे एक चीज याद दिला दी है। आज सुबह ही मैंने नोटिस किया था कि यूतिया बहन की बॉडी में चक्र का लेवल बढ़ रहा था। भले ही वो बहुत हल्का था, पर मुझे उसका फ्लो फील हुआ था। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। सही बात है, पहले सिस्टम ने मुझे बताया था कि झो रितियन की किस्मत एक लड़की बनने में थी, और एक बार लड़की बनने के बाद वो निंजा की पावर्स यूज कर सकती थी। क्या ऐसा तो नहीं कि उसकी पावर इनविजिबिलिटी या गायब होना है? साला, ये तो गेम के लेवल से थोड़ा ओवर पावर लग रहा है। मैंने तुरंत अपना ये आइडिया सू जिंगजिंग को बताया और उसने झट से अपना सर ना में हिला दिया। नो चांस भाई, मैं बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूं और आज तक मैंने ऐसे किसी निंजुत्सु का नाम नहीं सुना जो किसी को पूरी तरह गायब कर सके। सू जिंगजिंग एक सेकंड के लिए रुकी, पर मुझे अभी भी याद है कि उसकी चक्रा एनर्जी कैसी थी। उसका चक्रा एकदम अजीब था और किसी से भी मैच नहीं करता था, इसलिए उसका पैटर्न मेरे दिमाग में एकदम क्लियर छप गया है। अगर हम उसके रास्ते से चले तो मैं आराम से ट्रैक कर लूंगी कि वो लास्ट टाइम किस जगह से गायब हुई थी। सच में? बाप रे, जिंगजिंग तू एकदम मास्टर निकली यार। जब मुझे लगा कि अब हमारे पास एक सॉलिड की है तो मेरे अंदर का हाइप एकदम फट के बाहर आ गया। ये तो होना ही था। उसने चौड़ी होते हुए एटीट्यूड में बोला, भाई 5 मटन स्क्यूवर्स लगा दे और एक किडनी भी रोस्ट कर दे। नमकीन मछली को एकदम कड़क जलाकर सेकना, साथ में एक स्प्रिंग भी भून दे और एक अलग से जुगाड़ चीट भी लगा दे। हाँ भाई, अभी लाया। अर्थ स्पिरिट किंग एक बारबेक्यू ठेले के सामने बैठा था। टेबल पर बियर की पूरी एक पेटी रखी थी और उसके दिल में अलग ही लेवल का दुख चल रहा था। जब मैं छोटा था और अपने बाप को दारू पीते देखता था तो मैं पूछता था कि ये दारू इतनी कड़वी होती है, फिर भी इसमें ऐसी क्या खास बात है? पर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए और आज मुझे खुद इसका जवाब मिल गया है। ये सब पैसे के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं, बस पहनचोद इस पैसे की टेंशन के लिए। उसने ग्लास को पूरा ऊपर तक भरा और एक ही सांस में पूरा घुटक गया। आह, मज्जा आ गया। और जैसे ही अर्थ स्पिरिट किंग उस मिडिल क्लास आदमी वाली खुशी के मजे ले रहा था जो उसने रात के टाइम बस 70 रुपए देकर खरीदी थी, एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी जिसके मुंह पर पैंटी होश चढ़ा हुआ था चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े कांटेदार डंडे को कस के पकड़ा। फट, एक बोरी सीधा अर्थ स्पिरिट किंग के सर पर डाल दी गई और उसके तुरंत बाद वो कांटेदार डंडा पूरी ताकत से उसके सर पे पड़ा। बिना किसी तैयारी के बेचारा अर्थ स्पिरिट किंग वही बेहोश होकर लुढ़क गया। जब मैं और शू जिंगजिंग पार्क में पहुंचे और हमें झोरितियन मिला, तब तक ठंड से उसके होठ नीले पड़ चुके थे। वो पूरी तरह सिकुड़कर एक बॉल बन चुका था और बेंच के पीछे थर थर कांप रहा था। चाँद की रोशनी उसके पतले जिस्म पर पड़ रही थी और उसकी लंबी परछाई जमीन पर बन रही थी। वो बेचारा एकदम अकेला और लाचार लग रहा था। रितियन, मैं तेजी से भागकर उसके पास गया और झट से अपनी जैकेट उतारकर जाओ रितियन के ऊपर डाल दी। थोड़ी गर्माहट फील होते ही जाओ रितियन ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। मुझे और सू जिंगजिंग को देखते ही उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई और आंसू छलकने लगे। बड़े भाई, जाओ रितियन रोते हुए आवाज में बोला। बस 2 वर्ड ही बोल पाया था कि वो और कंट्रोल नहीं कर सका और सीधा मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने हल्के हाथ से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है,
हम आ गए हैं ना। तो आखिर ये चल क्या रहा है? पहले रितियन से यूटियन बन गया और अब यूतियन वापस रितियन बन गया। शू जिंगजिंग के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उसने अपना सर खुजाया। वहां खड़े लोगों में से सिर्फ मुझे ही पता था कि इसके पीछे का असली रीजन क्या था। जाओ रितियन ने सिसकते हुए मेरी छाती से अपना सर उठाया और रोते रोते बोला, सॉरी भाई, मैं खुद से ऐसे भागकर नहीं आना चाहता था। मैं अचानक से वापस अपने असली रूप में आ गया। मैं इतना डर गया था कि मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोला, टेंशन मत ले, तू सेफ है, बस यही काफी है। पर सुन, अगर आगे से ऐसी कोई भी गड़बड़ होती है ना तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। ऐसे खुद को अकेला मत छुपा लेना, समझा? झो रितियन ने एकदम चुपचाप किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में मेरे लिए पूरी इज्जत और शुक्रिया था। शू जिंगजिंग वहीं नीचे बैठी और जाओ रितियन को ध्यान से घूरने लगी। रितियन, तू आखिर चेंज कैसे होता है यार? क्या तू ये मुझे भी सिखा सकता है? जाओ रितियन ने थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया। मुझे बस अचानक से बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगी। उसके बाद चक्कर आए और जब आंख खुली तो मैं वापस ऐसा हो गया था। ये सुनते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। ऐसा लग रहा था कि ये सब उस किस्मत के ट्रिगर होने और खत्म होने से जुड़ा हुआ है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी पॉकेट में फोन वाइब्रेट होने लगा। जी बो शियाओ का कॉल था। फोंगजुआन, तुम्हारी साइड क्या अपडेट है? क्या मेरी प्यारी यूतियन बहन मिली? जी बो शियाओ की आवाज से ही उसकी फटती हुई घबराहट साफ पता चल रही थी। हाँ मिल। मैंने फोन उठाकर बोलना शुरू ही किया था कि जाओ रितियन ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। वो पागलों की तरह अपना सर ना में हिला रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जैसे जान की भीख मांग रहा हो। बड़े भाई नहीं। जाओ रितियन की ऐसी लाचार शक्ल देखकर मेरे मुंह तक आई हुई बात वापस अंदर चली गई। मैंने थोड़ा रुककर फोन पर बोला, भाई तू टेंशन मत ले। यूतियन उसने अभी मुझे कॉल किया था। वो बोली कि उसको कुछ जरूरी सामान लेने अपने होम टाउन जाना पड़ा है। जी बॉक्सिया फोन के दूसरी तरफ थोड़ा शक में था। सच में? पर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी तो डर के मारे जान निकल गई थी। मैंने अपनी आवाज को एकदम नॉर्मल रखते हुए एक्टिंग की। शायद इसलिए नहीं बताया ताकि तू फालतू में टेंशन ना ले। उसको इतनी जल्दी निकलना पड़ा कि उसे टाइम ही नहीं मिला। तू दिमाग खराब मत कर अपना। जैसे ही वो लौटेगी मैं उसको सबसे पहले तुझे कॉल करने को बोलूंगा। मैंने कॉल काट दिया और जोहरतिन की तरफ देखा। जोहरतिन अपने होंठ चबा रहा था और मुझसे नजरें चुरा रहा था। बड़े भाई, मैं अभी ऐसी हालत में हूं, अगर जी बॉक्सिया और भाई ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो वो मुझे सच में कोई अजीब मॉन्स्टर समझेंगे। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे और मैं आप लोगों के लिए भी कोई मुसीबत नहीं बनना चाहता। तो एक काम करते हैं ना, रितियन आज रात हमारे हॉस्टल रूम में रुक जाएगा। ये बोलते ही शू जिंगजिंग की आंखें एकदम चमक उठी। ये कैसे हो सकता है? हमारे कमरे में उसके सोने की जगह ही कहाँ है? मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। हाँ भाई, ये कैसे ठीक रहेगा? जाओ रितियन ने भी मेरा साथ देते हुए हिचकिचाकर बोला। क्यों ठीक नहीं रहेगा? अभी इस टाइम वापस कोई होटल का रूम लेने जाओगे तो फालतू का पैसा बर्बाद होगा। तुम्हें तो बस पैसे उड़ाने का शौक है। तुम्हें पता भी है जब मैं पहले ट्रेनिंग करती थी तो कितनी बुरी हालत थी मेरी। उस टाइम मैं, चिंक्यू दीदी और बाकी दूसरे बच्चे एक ही टूटी फूटी खाट पर ठूस ठूस कर सोते थे। मुझे उसकी इस बात पर थोड़ी हंसी आ रही थी, पर जब मैंने देखा कि शू जिंगजिंग किसी बच्ची की तरह एकदम सीरियस होकर बोल रही है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या जवाब दूं। अरे यार, एक एक्स्ट्रा इंसान के एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बचपन में मेरा बेड तो इससे भी छोटा होता था। चलो अब जल्दी वापस चलते हैं, चलो ना। और इससे पहले कि हम दोनों कुछ समझ पाते, शू जिंगजिंग ने सीधा जाओ रितियन को अपनी पीठ पर उठाया और मुझे लेकर वहीं से हवा में उड़ गई। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? बता रहा है या नहीं? अर्थ स्पिरिट किंग एक अंधेरे बेसमेंट में पड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर कोडों की मार के निशान थे और जगह जगह से उसकी चमड़ी जलाई गई थी। 2 गार्ड्स जिनके हाथ में कोड़े थे उसको मार मार कर पसीने से लकपत हो चुके थे। वो लगातार उसको गालियां बक रहे थे। साला क्या जिस्म है इसका, कमीने, लगता है कोई सख्त लौंडा है। इतनी देर से पीट रहे हैं फिर भी मुंह नहीं खोल रहा। अर्थ स्पिरिट किंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी पूरी बॉडी दर्द से फट रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी पसलियां 3-4 जगह से टूट चुकी है। पर उसके आगे खड़े दोनों आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। अर्थ स्पिरिट किंग ने रो रो कर अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाया, अरे भाइयों, मैं सच में कोई सख्त लौंडा नहीं हूं। तुम मुझे पिछले 2 घंटे से धोए जा रहे हो। तुमने अब तक मुझसे ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें आखिर जानना क्या है। बस तब से एक ही बात रटे जा रहे हो, बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं। तूने अभी तक उससे पूछा नहीं क्या? गार्ड नंबर 1 ने कंफ्यूज होकर गार्ड नंबर 2 को देखा। क्या पूछना था? गार्ड नंबर 2 का भी चेहरा एकदम ब्लैंक था। मुझे भी नहीं पता भाई,
ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि इस काम के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं चला आया। तो क्या करे, आगे पीटना शुरू करे? लगता तो यही है। अर्थ स्पिरिट किंग की शक्ल एकदम हेल्पलेस हो चुकी थी। वो बेचारा बस लाचार होकर अपनी आंखों से इन दोनों बेवकूफों को वापस अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अचानक बेसमेंट का लोहे का दरवाजा धीरे से खुला और जिस पैंटीहोज वाले आदमी ने अर्थ स्पिरिट किंग को बेहोश किया था वो दरवाजे पर खड़ा था। बस इस बार उसके सर पर जो पैंटीहोज था वो लाल रंग का था। उस पैंटीहोज वाले आदमी ने जब फ्रेम पर बंधे हुए और बुरी तरह पिटे हुए अर्थ स्पिरिट किंग को देखा तो उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसको बहुत गहरा सदमा लगा हो। उसने एक जोर की लात मारकर उन दोनों गार्ड्स को हवा में उड़ा दिया जो वापस पीटने की तैयारी कर रहे थे। वो तेजी से भागकर अर्थ स्पिरिट किंग के सामने आया, उसके जख्म चेक किए और फिर पीछे मुड़कर दोनों गार्ड्स पर दहाड़ मारकर चिल्लाया, किसने बोला था बे तुमको उसको पीटने के लिए? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने बोला इस पर हाथ उठाने को? अरे स्पिरिट किंग, आपने ही तो अभी कहा था कि इसको जान से मारने तक पीटना है, और आपने ही बोला था कि तब तक पीटना जब तक ये उठने के लायक ना बचे। वो दोनों कंफ्यूज्ड गार्ड्स जमीन पर पड़े अपने पिछवाड़े सहलाते हुए और भी ज्यादा दिमाग से जीरो हो गए थे। वो एकदम रोते हुए चेहरे से उस पैंटीहोज वाले को देख रहे थे। मैंने कब ऐसी बातें बोल दी? अर्थ स्पिरिट किंग मेरा भाई है। भले ही उसने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया हो, पर वो अब भी मेरा भाई है। तुम दोनों अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। उस पैंटीहोज वाले ने उन दोनों को एकदम मौत वाली घूर दी, अपने हाथ की मुट्ठी हवा में घुमाई और छाती पीट पीट कर एक्टिंग करते हुए बोला। उन दोनों गार्ड्स की आगे कुछ बोलने की औकात नहीं हुई। वो दोनों बस जमीन पर रेंगते और लुढ़कते हुए बेसमेंट से बाहर भाग गए। भाई, तूने बहुत दर्द सहा है। उस पैंटीहोज वाले ने एकदम शर्मिंदा फेस बनाकर अर्थ स्पिरिट किंग के जिस्म से वो लोहे की चेन्स खोल दी। अर्थ स्पिरिट किंग बस चुपचाप इस नमूने की ओवर एक्टिंग देख रहा था। उसे कैसे समझ नहीं आता कि ये कमीना उसके सामने गुड कोप बैड कोप का नाटक कर रहा है। वो पैंटीहोज वाला अपना मगरमच्छ के आंसू वाला नाटक कंटिन्यू करते हुए बोला, इन दोनों बेवकूफों को हाथ चलाने की कोई अकल नहीं है। मैं तो बस तुझे थोड़ा डराना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि ये तुझे इतनी बुरी तरह पीट देंगे। मैं सच में शर्मिंदा हूं भाई। फायर स्पिरिट किंग, तू अपनी माँ की आंख ये क्या फालतू एक्टिंग कर रहा है बे? अर्थ स्पिरिट किंग का गुस्से से दिमाग फट रहा था। आखिर उससे रुका नहीं गया और उसने सीधा गालियां बकनी शुरू कर दी। अगर आज मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती ना, और मैं अपने चक्रा को यूज कर पाता, तो मैं आज इस कमीने को जिंदा गाड़ देता। तुझे कैसे पता चला कि ये मैं हूं? फायर स्पिरिट किंग का मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी आंखों में एकदम भयंकर शौक था। तू अगर राख भी बन जाए ना, तो भी मैं तुझे पहचान लूंगा। तेरे इस घटिया दिमाग के अलावा कौन सा नमूना मिशन पे आते वक्त अपने सर पर लाल रंग का पैंटीहोज पहनता है? अर्थ स्पिरिट किंग की इस बात ने फायर स्पिरिट किंग को एकदम ऑकवर्ड कर दिया। उसने शर्म से अपने सर पर लगाए हुए लाल पैंटीहोज को छुआ और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए 2 बार खांसने लगा। चल ठीक है, जब तू पहचान ही गया है तो अब मैं भी एक्टिंग नहीं करूंगा। फायर स्पिरिट किंग ने एक झटके में अपना पैंटीहोज फाड़ कर निकाल दिया और अपना वो चेहरा दिखाया जिस पर स्कार्स भरे पड़े थे। अर्थ स्पिरिट किंग, तेरे दिमाग में आखिर चल क्या स्टूट कह रहा है? चल मान लिया कि तू वहां से भाग गया, कोई बात नहीं, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? तेरे दिमाग पर गधे ने लात मारी थी क्या? अर्थ स्पिरिट किंग ने अपने अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एकदम नल्ले और रद्दी हैं। सालों को एक नकली लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर ने चुतिया बना रखा है। अच्छा हुआ जो मैं असली यंग मास्टर से मिल लिया। जब आगे चलकर यंग मास्टर को पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जांगचंग ब्रांच इतना कचरा और लाचार है, तो वो गुस्से में आकर ऊपर वालों को बोलकर इस छोटे से ब्रांच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मेरा यहां से पहले ही निकल जाना एकदम सही डिसीजन था। अर्थ स्पिरिट किंग का ये मजाक उड़ाने वाला एक्सप्रेशन देखकर फायर स्पिरिट किंग की धड़कन तेज हो गई। पहले ही उसको अर्थ स्पिरिट किंग के अचानक से भाग जाने पर एक हल्का सा शक हो रहा था, और अब इस सबसे साफ दिख रहा था कि इस गेम के पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। अर्थ स्पिरिट किंग, तू मुझे सच सच बता, हम दोनों भाई है या नहीं? फायर स्पिरिट किंग एकदम से खिसक कर अर्थ स्पिरिट किंग के सामने आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थे। एक तरफ वो बहुत जल्दी में था और दूसरी तरफ भीख मांगने जैसी शक्ल बना रखी थी। अर्थ स्पिरिट किंग ने एकदम एटीट्यूड में स्नॉट किया और अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। भाई, तूने अपने आदमियों से मुझे कुत्ते की तरह पिटवाया है और अब तू मुझसे भाईचारे की बात कर रहा है। ये मत सोच कि मुझे नहीं पता। जो तू अभी कर रहा था वो बिल्कुल जानबूझकर था। फायर स्पिरिट किंग के चेहरे पर वापस थोड़ी शर्म आ गई और वो जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोला, भाई, अभी जो हुआ वो एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
मैं तो बस ऊपर वालों का ऑर्डर फॉलो कर रहा था यार। तू भी तो जानता है ना कि हम लोग इस ब्रांच में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो क्या ऊपर वालों की बात नहीं मानेंगे? पर सच बोलूं तो मेरा दिल अभी भी तेरी ही साइड है। अबे जा चल, तेरे इस नौटंकी पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझे मुझे मारना है, काटना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन एक बात याद रख, आज तू मुझ पर जो हाथ उठाएगा ना, उसका अंजाम झेलने की तेरी औकात नहीं है। ये बात सुनते ही फायर स्पिरिट किंग के माथे से पसीना छूटने लगा। अर्थ स्पिरिट किंग की इस बात का सीधा मतलब यही था कि उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और इससे उसका वो जो शक था वो अब पूरी तरह से पक्का हो गया। क्या इसका मतलब ये है? तू खुद सोच ले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी रुके हुए हैं, उनके पास आगे जाकर मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इधर दूसरी तरफ मेरी हवा अलग टाइट थी। जिंगजिंग, तुझे क्या हुआ अचानक? जल्दी अंदर आना। मैं एकदम कंफ्यूज होकर खिड़की के बाहर लटकी हुई शू जिंगजिंग को देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने मुझे और जाओ रितियन को उड़कर हॉस्टल की बालकनी तक ठीक से पहुंचा दिया है, तो वो आखिर इतनी देर से खुद अंदर क्यों नहीं आ रही। मैं नहीं आ सकती। शू जिंगजिंग एकदम घबराई हुई बालकनी की खिड़की को घूर रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। मुझे तो घंटा आइडिया नहीं था कि आखिर इस खिड़की से शू जिंगजिंग को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। जिंगजिंग दीदी, अपना हाथ मुझे दो, मैं आपको अंदर खींच लेता हूं। जाओ रितियन ने अंदर आते ही जल्दी से अपना हाथ शू जिंगजिंग की तरफ बढ़ाया। मुझे अभी याद आया कि मुझे थोड़ा जरूरी काम था। बस इतना बोलते ही शू जिंगजिंग श करके वहीं से सीधा बिल्डिंग से नीचे कूद गई, और अगले ही सेकंड वो रात के अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो गई। मैं और जो रितियन बस खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शू जिंगजिंग अचानक से ऐसी अजीब हरकत करके भाग जाएगी। भाई, क्या जिंगजिंग दीदी ठीक तो है? खुक खुक। मैंने खांसी का बहाना करते हुए अपना गला साफ किया और बोला, मेरे प्यारे भाई रितियन, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मैंने सबसे पहले एकदम चुपचाप चोरों की तरह बालकनी से अपने कमरे का दरवाजा खोला। मैंने चेक किया कि रूम में बाकी सारी स्कूल ब्यूटीज गहरी नींद में सो रही हैं या नहीं। जब तसल्ली हो गई, तभी मैंने एकदम आहिस्ता से बिना आवाज किए जाओ रितिया को अपने साथ कमरे के अंदर लिया। पूरे रूम में एकदम भीनी भीनी सी लड़कियों वाली परफ्यूम की महक फैली हुई थी। जाओ रितिया की तो डर के मारे हवा टाइट थी। वो एकदम सिकुड़ कर चल रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे जरा सी भी आवाज ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने इशारा करके उसे सू जिंगजिंग के बेड की तरफ दिखाया और उसे वहां सोने को कहा। जाओ रितिया एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, पर फिर उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। मैं एकदम आराम से बेड की सीढ़ियों पर चढ़ा, और जैसे ही जाओ रितिया सू जिंगजिंग के बिस्तर पर लेटने ही वाला था, अचानक ही लिंगलिंग ने नींद में करवट ली। ये देखकर जाओ रितिया की इतनी फटी कि वो डर के मारे हवा में उछलने ही वाला था। मैंने झट से उसको पकड़ा और बेड पर दबा दिया और अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैंने उसको आंखों से ही वॉर्न किया कि गलती से भी मुंह से आवाज मत निकालना। जाओ रितिया इतना डर गया था कि उसने अपनी सांस तक रोक ली। उसका दिल उसकी छाती में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट के बाहर आ जाएगा, और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही पुतले बने रहे। जब मैंने देखा कि ही लिंगलिंग की तरफ से और कोई मूवमेंट नहीं हुई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। आज रात के लिए बस यहां सो जा, कल सुबह मैं तेरे लिए कोई ना कोई जुगाड़ सोचता हूं। मैंने धीरे से जू रितिया को दिलासा दिया और उसके बगल में आराम से लेट गया। पर मैं भी गलती से ज्यादा हिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर बाकी ब्यूटीज उठ गईं तो रायता फैल जाएगा। बड़े भाई, तो आप सच में जिंगजिंग दीदी और तियन तियन दीदी लोगों के साथ एक ही कमरे में रहते हो? जाओ रितिया ने अपनी आवाज एकदम दबाते हुए पूछा, और उसकी आंखों में भयंकर हैरानी थी। मैंने थोड़ा शर्म से ऑकवर्ड वाली हंसी हंसी और उसको हल्के से थपथपाया। मैंने इशारा किया कि चुपचाप सो जा भाई, पर लगता है जाओ रितिया के अंदर का रेडियो ऑन हो चुका था। उसकी चुल नेक्स्ट लेवल पर थी। बड़े भाई, तो क्या आपकी लाइफ तो एकदम जन्नत होगी ना, इतनी सारी सुंदर लड़कियों के साथ रूम शेयर करना? जाओ रितिया ने हल्के हल्के बड़बड़ाना कंटिन्यू रखा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जलन और जलन भरी खुशी थी। मेरी आंख फड़क उठी। जन्नत मेरा घंटा, जब से एडमिशन लिया है एक दिन सुकून का नहीं मिला। हर दिन किसी न किसी टॉप ब्यूटी के साथ सोना पड़ता है। तुझे क्या पता ये कितना ऑकवर्ड होता है? रोज इनकी वो घिनौनी वाली नजरें झेलनी पड़ती हैं। तुझे क्या पता मैं कितने दर्द में हूं? हर रोज बाई टियान टिया के नर्म पैरों से कुचला जाना पड़ता है। तुझे अंदाजा भी है ये कितनी बेइज्जती वाली बात है? और ऊपर से पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस सिस्टम ने मुझे चुन लिया।
अब मुझे उस कमीने लॉन्ग ऑटियन और उसके वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट से भिड़ना पड़ता है। उसकी लॉन्ग फैमिली की इतनी बड़ी औकात और पावर्स, और साला ये निंजाज और पता नहीं क्या क्या। और मैं खुद क्या हूं? मेरी तो औकात ही देखने लायक नहीं है। एकदम आम सड़क छाप कॉलेज स्टूडेंट, एक साधारण सा अमीर बाप का बेटा, चाइना की टॉप 200 और जियांगचंग की नंबर 1 कंपनी का एक आम सा यंग मास्टर, जो नॉर्मली बस 2-4 महंगे कपड़े पहनकर ठीक ठाक इंसानों जैसा दिखने की एक्टिंग करता है। और साला रूम भी लड़कियों के साथ शेयर करके सोना पड़ता है। और मेरे सपोर्ट में कौन है? बस एक एकदम लल्लू और गधा सिस्टम। इन सब के अलावा आखिर मेरी औकात ही क्या है? मैं आखिर हूं क्या बे? मेरा दिल अंदर ही अंदर गुस्से और दुख से फट रहा था। मैंने धीमी आवाज में जाओ रितिया को डांट लगाते हुए बोला, फालतू की बातें सोचना बंद कर और चुपचाप सो जा। जाओ रितिया बेचारा चुपचाप डरकर शांत हो गया। जब मेरी आंखें नींद के मारे बंद हो रही थीं और मैं बस सपनों की दुनिया में घुसने ही वाला था, बड़े भाई जाओ रितिया अचानक से फिर बोल पड़ा, आपको क्या लगता है जिंगजिंग दीदी ज्यादा सुंदर हैं या तियान तिया दीदी ज्यादा सुंदर हैं? मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी कि बस पूछ मत। पर जाओ रितिया के इस सवाल ने मेरी ऐसी हवा टाइट की कि मेरी सांस ही अटक गई। मैंने अपने गुस्से को किसी तरह दबाकर रखा और अपनी आवाज को जितना हो सके धीमा करते हुए बोला, रितिया ये सोने का टाइम है, ये फालतू के सवाल मत पूछ और चुपचाप सो जा। पर लगता है जाओ रितिया को मेरी आवाज का गुस्सा समझ ही नहीं आया था। वो अपनी ही धुन में आगे बोलता गया, मुझे तो लगता है जिंगजिंग दीदी और टियानटियन दीदी दोनों ही एकदम टॉप लगती हैं, पर जिंगजिंग दीदी की वाइब थोड़ी अलग ही है, शायद इसलिए क्योंकि उनको कुंफू आता है। और हाँ, नाना दीदी वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था कि मेरा मन कर रहा था एक थप्पड़ मार के जाओ रितिया को वहीं मार डालूं। मैंने ब्लैंकेट से अपना पूरा सर ढक लिया और अंदर से ही भारी और गुस्से वाली आवाज में बोला, सुन छोटे, अगर तूने आगे एक वर्ड भी और बोला ना तो कसम से तुझे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। थोड़ी देर बाद कानों में खर्राटों की आवाज आने लगी। इधर बेड पर जाओ रितिया नींद न आने की वजह से बार बार करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में 1000 बातें चल रही थीं। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब किसी अजीब और डरावने सपने जैसा लग रहा था। पहले तो बिना किसी रीजन के मर्द से सीधा औरत बन जाना, और फिर अचानक से रात होते ही वापस पहले जैसा बन जाना। इन सब अजीब चेंजेस ने उसको पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसको डर था कि उसकी इस अजीब प्रॉब्लम की वजह से कहीं मुझे कोई मुसीबत न झेलनी पड़ जाए। पर बेचारे के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसके पास चुपचाप मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुबह सुबह की धूप खिड़की से आकर सीधा बाई टियांटिया के सुंदर चेहरे पर पड़ी। बिस्तर के अंदर से बाई टियांटिया ने मजे में एक आराम भरी आवाज निकाली। वो नींद में सुकून से गुनगुना रही थी और धीरे धीरे अपनी मीठी नींद से जागी। उसने अपनी नींद भरी आंखों को मला और एक अच्छी सी अंगड़ाई ली। सही बात है, बिना कपड़ों के सोने का मज्जा ही कुछ और है। उसने अपने कपड़े पहने और बेड से नीचे उतर आई। वो सीधा चलते हुए शू जिंजिंग के बेड के नीचे आई। छोटे युआन, ओ युआन, जल्दी उठ जा, तू भूल गया क्या कि आज सुबह 8 बजे हमारी क्लास है? बाई टियांटिया की ये प्यारी सी आवाज सुनकर मैंने नींद में डूबे हुए आधी आंखें खोली और मेरी आंखों के ठीक सामने उसका वो सुंदर सा चेहरा था जो मेरे एकदम करीब था। सुबह की रोशनी में उसका फेस और भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी लंबी लंबी पलकें ऊपर नीचे हिल रही थीं, एकदम किसी छोटे से पंखे की तरह। कल रात इस जाओ रितिया के लगातार सवालों ने मेरा इतना दिमाग खराब किया था कि मैं बहुत देर से सो पाया था। इस टाइम मेरा दिमाग एकदम भारी और सुन्न सा हो रखा था। तियान तियान, मुझे थोड़ी देर और सोने दे यार। मैंने नींद में बड़बड़ाते हुए करवट ली और वापस सोने की कोशिश करने लगा, पर बाई टियांटिया कहाँ मानने वाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा ब्लैंकेट खींचा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तू लेट हो गया ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। और बस उसी 1 सेकंड में मेरे दिमाग में झटका लगा। मुझे अचानक याद आया कि जाओ रितिया ठीक मेरे बगल में सोया हुआ है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने घबराकर झट से अपने साइड में देखा। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मेरी तो हवा ही निकल गई। भले ही जाओ रितिया मेरी तरफ पीट करके सोया था, पर उसकी वो कर्वी फिगर और कमर तक लंबे बाल देखकर मैं समझ गया कि वो वापस से जाओ युएतिया बन चुका था। जिंजिंग आज इतनी देर तक कैसे सो रही है? वैसे तो वो याओ याओ से भी पहले उठ जाती है। फेंग युआन, देख तूने क्या किया? जिंजिंग को भी अपनी आलसी आदत लगा दी। बाई टियांटिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला। मेरा दिल डर से जोरों से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से ब्लैंकेट खींचकर जाओ युवतिया का सर भी ढक दिया और हकलाते हुए बाई टियांतिया से बोला, टियांतिया, वो क्या है ना, जिंजिंग ने कल रात बहुत देर तक अपनी ट्रेनिंग की थी,
तो वो थक गई है, उसको थोड़ी देर और सोने दे। बड़े भाई, मेरा दम घुट रहा है। मैंने पूरी ताकत से ब्लैंकेट को दबा कर रखा ताकि जाओ युवतियां की आवाज गलती से भी बाहर न चली जाए। बाई टियांतिया ने हल्का सा माथा सिकुड़ा। उसको मेरा रिएक्शन थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने जल्दी मचाते हुए बोला, चल ठीक है, मैं ब्रश करने जा रही हूं। अगर आज तेरी वजह से मैं लेट हुई ना तो लात मार मार के तेरी जान निकाल दूंगी। ब्लैंकेट के अंदर जाओ युवतियां बेचैन होकर हिलने लगी और उसके मुंह से रोने जैसी आवाज आने लगी। हाँ, मैं बस उठ ही रहा हूं। मेरे माथे से डर के मारे ठंडे पसीने छूटने लगे। मैंने और घबराकर ब्लैंकेट को कस के दबा दिया। बाई टियन ने अपना सर टेढ़ा किया और उसकी घूरती हुई नजरें उस फूले हुए ब्लैंकेट और मेरे बीच घूमने लगी। छोटे युआन, ये आखिर तू कर क्या रहा है? तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? कहीं तूने इस ब्लैंकेट के अंदर कुछ छुपा कर तो नहीं रखा है? ये बोलते ही उसने ब्लैंकेट खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लग गए लोडे, ये बाई टियन इतनी चालाक औरत है, अब तो पक्का भांडा फूट जाएगा। मैंने झट से अपना हाथ आगे करके बाई टियन को रोका और अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल चिपकाकर बोला, तियन, सच में कुछ नहीं है, तू ऐसे फालतू में दिमाग मत चला। बाई टियन ने अपनी भवें ऊपर चढ़ाई। उसकी आंखों में अभी भी शक था, पर उसने जबरदस्ती ब्लैंकेट नहीं खींचा। उसने मुझे घूरा, दाल में कुछ काला है, तू आज सच में बहुत अजीब लग रहा है। मेरे दिल की धड़कन तो 100 की स्पीड पर भाग रही थी। मैं अपना दिमाग दौड़ाकर इससे बचने का रास्ता सोच रहा था, पर बाहर से मैंने एक्टिंग कंटिन्यू रखी। तियन, देखना, जिंगजिंग इतने दिनों बाद आराम से सो रही है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाई टियन ने अपनी आंखें और छोटी की और अचानक से मेरे एकदम करीब आ गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे से इतना पास था कि मैं उसकी गर्म सांस से अपने गालों पर फील कर सकता था। सच में? तो फिर तू इतना फट क्यों रहा है? तेरे तो कान तक लाल हो चुके हैं। बाई टियन की इस हरकत ने मेरी हवा और टाइट कर दी। मैं हकलाते हुए अपनी सफाई देने लगा। मैं तो बस लेट होने से डर रहा हूं, उसी चक्कर में गर्मी लग रही है। पर उस ब्लैंकेट के अंदर जाओ युएंतियन सांस लेने के लिए जान लगा रही थी और वहां से हल्की हल्की आवाज आई, बड़े भाई, मैं घुट के मर जाऊंगी। ब्लैंकेट के अंदर की हलचल सुनते ही बाई टियन के चेहरे का रिएक्शन 1 सेकंड में बदल गया और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ओह, ऐसा क्या? तो फिर ये क्या है? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने झटके से ब्लैंकेट खींच दिया। नहीं, रुक जाओ! फंग युआन, तू 1 नंबर का ठरकी है। बाई टियन की चीख सुनकर बाकी सारी लड़कियां झटके से नींद से उठ गई और दौड़कर चेक करने आई कि आखिर मैटर क्या हुआ है। बाई टियन लड़खड़ाते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखकर सीधा टंगनाना की छाती में जा घुसी। उसका पूरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल था। नाना दीदी, फंग युआन ने वो मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा है। तंग नाना और बाकी सबको अब जाके समझ आया और उन्होंने घूमकर बेड पर मेरी तरफ देखा। मैंने तुझे बोला था ना कि ब्लैंकेट मत हटा। मैं बेड पर एकदम मॉडल वाले स्टाइल में पोजिंग करते हुए लेटा था ताकि मैं अपने पीछे छुपी जाओ युएंतियन को पूरी तरह हाइड कर सकूं। मेरे जिस्म पर बस एक हाफ पैंट थी और साला सबसे बड़ा कांड ये था कि उस हाफ पैंट के क्रॉट एरिया पर मेरी खुद की सेल्फी छपी हुई थी। फेंग युआन, तुम सु याओ याओ ने शर्म से अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया, पर फिर भी अपनी उंगलियों के बीच से छुप छुप कर मुझे घूर रही थी। ही लिंगलिंग सीधा चलकर आई और मेरी शॉर्ट्स को पकड़कर खींचते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगी। ओहो फंग युआन, तू तो बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट निकला बे। तूने ऐसी छपरी शॉर्ट्स कस्टम मेड बनवाई है? खत्म, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। असल में ये शॉर्ट्स हाई स्कूल के मेरे कुछ दोस्तों ने मजे लेने के लिए कस्टम बनवाई थी, पर इसका कपड़ा इतना आरामदायक था कि मैं इसको नाइट पैंट बनाकर पहनने लगा। पर एक अच्छी बात यह थी कि इस नमूने कपड़े ने बाकी सारी स्कूल ब्यूटीज का ध्यान भटका दिया था और किसी ने मेरे ठीक पीछे छुपी जाओ युएंतियन को नोटिस नहीं किया। तंग नाना ने बाई तियन को गले लगा रखा था और वो घूरते हुए मेरे शर्टलेस अपर बॉडी को देख रही थी। उसने अपना थूक घोटते हुए सोचा, अच्छा तो फंग युआन के पास भी एबीएस है, तभी तो उस दिन उसमें इतनी ताकत थी। जब सारी ब्यूटीज का फोकस उस अजीबो गरीब स्लीपिंग शॉर्ट्स पर था, मैंने मौका देखकर अपने पीछे जाओ युटियान को आंखों से इशारा किया कि भूल कर भी कोई आवाज मत निकालना। जाओ युटियान मेरी पीठ के पीछे एकदम सिकुड़ कर बैठी थी, सांस लेने तक से डर रही थी। उसका दिल जोरों से फड़फड़ा रहा था कि कहीं पकड़ी ना जाए। टैंग नाना ने माथा सिकुड़ा, उसके गाल लाल हो गए और अपना फेस दूसरी तरफ घुमाकर बोली, फांग युआन, तू लड़कियों के कमरे में इस हालत में कैसे रह सकता है? जल्दी जा और कपड़े पहन कर आ। मैंने जल्दी से वापस ब्लैंकेट खींचा और जाओ युटियान को ढक दिया। मैं ऑकवर्डली हंसते हुए बोला, खोक खोक, ठीक है, सब लोग अपनी आवाज हल्की रखो।
कहीं तुम्हारे चीखने से जिंगजिंग उठ ना जाए। ये सुनकर सारी लड़कियों ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली ताकि सू जिंगजिंग की नींद खराब ना हो। मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने और बेड से नीचे कूद गया। अंदर ही अंदर मुझे बहुत राहत मिली थी कि मैंने उन सब का ध्यान थोड़ी देर के लिए तो भटका दिया है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये सिर्फ थोड़ी देर की ही राहत है। मुझे जल्दी से कोई सॉलिड प्लान सोचना होगा ताकि मैं ज़ाओ यूतियान को बिना किसी के नोटिस किए बाहर निकाल सकूं, वरना अगर उन्होंने इसको देख लिया तो मैं जिंदगी भर ये मैटर क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इस वक्त हे लिंगलिंग अभी भी बाज नहीं आई थी और मेरी फनी स्लीपिंग शॉट्स का मजाक उड़ा रही थी। टैन नाना ऊपर से गुस्से में लग रही थी, पर बीच बीच में मुझे चोरी छिपे देख रही थी। सू याओ याओ वही बगल में खड़ी थी। उसका फेस अभी भी शर्म से लाल था और उसकी नजरें कभी मुझे तो कभी बेड पर पड़े उस फूले हुए ब्लैंकेट पर अटक रही थी। बाई टियन ने मुझे गुस्से से खींचा और बोली, तो अब यहाँ क्या खड़ा है? जाना जल्दी से सामान पैक कर, थोड़ी देर में सच में क्लास के लिए लेट हो जाएंगे हम। नाना दीदी की ड्रेस में ऑफ शोल्डर डिजाइन पक्का होना चाहिए, इससे उनका फिगर और भी ज्यादा किलर लगेगा और मैचिंग भी आसानी से हो जाएगी। याओ याओ दीदी के लिए वो एकदम क्यूट है ना, तो उन पर लाइट पर्पल कलर बहुत जचेगा। और जिंगजिंग तो थोड़ी एटीट्यूड और ठंडी वाइब वाली है, तो उसके लिए एकदम सिंपल एंड क्लासी ठीक रहेगा। लिंगलिंग दीदी का बाई टियान मेरे साथ चलते हुए एकदम फुल एक्साइटमेंट में बाकी सारी स्कूल ब्यूटीज के ड्रेस डिजाइन्स और उनकी प्लानिंग के बारे में लगातार बोल रही थी, और मैं बस हाँ सही बात है बोलकर उसको हवा में टाल रहा था। मेरा पूरा दिमाग अभी सिर्फ ज़ाओ यूटियान के कान पर अटका हुआ था। मैं बस अंदर ही अंदर ये दुआ कर रहा था कि ज़ाओ यूटियान थोड़ा दिमाग चलाए। जैसे ही ये सारी ब्यूटीज रूम से बाहर निकलेगी, वो सही मौका देखकर कमरे से निकल ले। ओए छोटे युआन, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? बाई तियान अचानक से रुक गई और अपने दोनों गाल फुलाकर गुस्से में मुझे घूरने लगी। बिल्कुल सुन रहा हूं तियान, तू उन ड्रेसेस में पक्का एकदम बॉम्ब लगेगी। मैं अचानक से होश में आया और जल्दी जल्दी अपना सर हिलाकर उसकी बातों में हाँ मिलाने लगा। कमीने फैंग युआन, तू सच में मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था ना? बाई तियान गुस्से से जमीन पर पैर पटकने लगी और पागल होकर मुझे लगातार मुक्के मारने लगी। अरे सुन तो, मैं तेरे लिए जल्दी से तेरी फेवरेट प्लम ग्रीन टी लेकर आता हूं। मैंने जल्दी से उसके हाथ में एक टेक्स्ट बुक थमाई और सीधा वेंडिंग मशीन की तरफ भागा। बाई तियान ने बुक ली और गुस्से से नाक चढ़ाते हुए बोली, इसका तो ध्यान ही कहीं और है, बड़ा आया। मैंने इतने प्यार से और दिल से उसको अपनी बातें समझाई थी। वो टेक्स्ट बुक सीने से लगाकर खड़ी रही और गुस्से से दूर खड़े मुझे घूरती रही। उसने ऐसे ही बोर होकर उस बुक के कुछ पेजेस पलटे और फिर अपने होठ सिकुड़ कर बोली, छी कितनी गंदी हैंडराइटिंग है इसकी। तभी उसके दिमाग में एक चुल मची। उसने उस टेक्स्ट बुक के अंदर छिपी हुई फाउंटेन पेन निकाली और वहीं बैठ गई। उसने बुक को अपने पैरों पर रखा और देखा कि उस पेज पर मेरी गंदी सी राइटिंग में फैंग युआन लिखा था। उसने उस घटिया हैंडराइटिंग के ठीक बगल में एकदम सुंदर और ठीक ठाक राइटिंग में वापस मेरा नाम लिख दिया। फिर उसने उसके नीचे मेरा डिपार्टमेंट और ईयर भी एकदम मस्त तरीके से सेट कर दिया। मेरी वो बेकार और कूड़े जैसी राइटिंग उसकी साफ सुथरी और नीट राइटिंग के आगे और भी ज्यादा बेकार लग रही थी। उसने अपना ये मास्टरपीस देखा और खुश होते हुए हल्के से हाँ में सर हिलाया। अब लग रहा है ना सही? पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है? बाई तियान एक सेकंड के लिए पेन रोककर सोचने लगी। हाँ, मिल गया। उसने वापस पेन उठाई और फैंग युआन के आगे एक इक्वल टू का साइन लगा दिया। फैंग युआन बराबर बड़ा वाला गधा, और उसने उसके आगे एक सुअर का चेहरा भी ड्रॉ कर दिया। बाई तियान अपनी इस घटिया सी ड्राइंग को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी और एटीट्यूड में अपना सर हिला रही थी। ये ले तियान तेरी कोल्ड ड्रिंक। मैं एकदम पीछे से आया। बाई तियान ने घबराकर जल्दी से वो बुक बंद की। उसके गाल शर्म से थोड़े लाल हो गए थे। उसने झट से वो बुक मेरे हाथ में थमा दी और थोड़ा अकड़ कर बोली, चल ठीक है, तेरा स्पीड सही था। उसने उस प्लम ग्रीन टी की बोतल का ढक्कन खोला और जल्दी से एक बड़ा घूंट लिया ताकि वो अपनी उस हरकत को छुपा सके। पर जब उसको अपनी वो ड्राइंग याद आई तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर दबे हुए हंसने लगी। उसके चेहरे की वो हंसी किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं उसको देखकर एकदम कंफ्यूज था कि ये आखिर चल क्या रहा है। ये लड़की अभी तो गुस्से से भड़क रही थी और अब अचानक से हंस हंस के पागल हो रही है। उसी वक्त जियांगचंग यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर अर्थ स्पिरिट किंग एकदम सीरियस होकर फायर स्पिरिट किंग को ज्ञान पेल रहा था। उसने अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए, एक लंबी सांस ली और एकदम सीरियस नजरों से देखते हुए बोला, फायर स्पिरिट, मेरी मदद बस यही तक थी भाई। आगे जब तू लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से मिलेगा तो थोड़ा इज्जत और औकात में रहकर बात करना। यंग मास्टर की पावर्स इतनी हाई लेवल की हैं
कि उसको हम दोनों को चींटी की तरह मसलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते अपने हाथ से फायर स्पिरिट किंग का कॉलर ठीक करने लगा। मैं तुझे उनके सामने इंट्रोड्यूस तो करा दूंगा, पर तू उनकी टेस्ट पास कर पाता है या नहीं, और तू उनके आगे काम करने के लायक बचेगा या नहीं, वो पूरी तरह तेरे अपने बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। फायर स्पिरिट किंग को अर्थ स्पिरिट किंग का ये बाप वाला एटीट्यूड थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर जब उसने ये सोचा कि उसको साक्षात लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर की साइड लेने का मौका मिलने वाला है, तो उसके अंदर एक अजीब सी चुल और खुशी पैदा हो गई। उसने हाँ में झटके से अपना सर हिलाया। भाई तू टेंशन ना ले, ये सब मैं देख लूंगा। पर जिस लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से लिंक जोड़ने में ऑर्गेनाइजेशन के इतने लग गए थे, क्या वो वाकई में एक नकली मास्टर निकला? फायर स्पिरिट किंग के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा शक था। अर्थ स्पिरिट किंग ने हल्के से हंसकर अपने पॉकेट से 8 लाख का बैंक कार्ड निकाला और पूरे भौकाल के साथ फायर स्पिरिट किंग के सामने हवा में लहरा दिया। ये फायर स्पिरिट किंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बैंक कार्ड को ऐसे घूर रहा था जैसे कुत्ता हड्डी को घूरता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रही थी। अर्थ स्पिरिट किंग ने आराम से वो कार्ड वापस पॉकेट में रखा और फायर स्पिरिट किंग के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये तो अभी कुछ भी नहीं है बे। जब तू असली वाले लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से मिलेगा, तब तू देखेगा कि पैसे की औकात क्या होती है। उनके साथ काम करने पर तेरे पास पैसे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। पर भाई पहले ही बोल रहा हूं, अगर तूने वहां डर दिखाया या गलती से भी यंग मास्टर के प्लान को खराब किया, तो तू उसके बाद भगवान भरोसे ही है, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। फायर स्पिरिट किंग का दिल मचलने लगा। वो पूरी तरह से लालच में आ चुका था। वो इस असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में अर्थ स्पिरिट किंग से भी ज्यादा टाइम से घिस रहा था, पर उसको सपोर्ट के नाम पर घंटा कुछ नहीं मिलता था। हर बार उसको ऐसे मिशंस पर भेजा जाता था जहां मौत उसके सिर पे नाचती थी, पर एंड में उसके हाथ में बस चिल्लर ही आते थे। इतने साल इस कीचड़ में घिसने के बाद उसको अंदर की पॉलिटिक्स समझ आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि ऊपर वाले उन्हें बजट नहीं देते थे, ये बीच वाले कमीने ही थे जो पैसे खा जाते थे। तू खुद सोच, हेडक्वार्टर से निकला हुआ फंड इस ब्रांच तक आने के लिए कितने लोगों के हाथों से होकर गुजरता है। ये हरामी करप्शन किए बिना थोड़ी रुकेंगे। ऊपर से वो लीडर और अकाउंटेंट मिलकर उसमें से आधा हिस्सा गायब कर देते हैं, और एंड में इन स्पिरिट किंग्स जैसों के हाथ में बस ठेंगा ही बचता है। और सबसे घटिया बात यह थी कि उनके अंडर जो निंजास थे, उनकी सैलरी भी इन्हें अपनी पॉकेट से देनी पड़ती थी। उन निंजास को घंटा समझ आता है कि इन स्पिरिट किंग्स की क्या कंडीशन है। उन्हें बस अपनी पूरी पेमेंट से मतलब था, और पैसा ना मिले तो बीसी नखरे करके हड़ताल करने लग जाते थे। ये आजकल के 2000 के दशक वाले बच्चे सच में बहुत ड्रामा करते हैं। इन नल्लों ने तो पूरा जापानीज स्टाइल में ही रहना शुरू कर दिया था। पर इसमें सबसे बड़ा हरामी तो इनका लीडर था, जो हमेशा इनका ब्रेन वॉश करता रहता था। बोलता था, मेहनत करो, कुछ सालों में मैं रिटायर होगा और मेरी लीडर वाली पोस्ट किसी डिजर्विंग बंदे को मिलेगी। लीडर वाली पोस्ट उस बुढ़े ने आज तक अपनी कुर्सी से हिलने का सोचा तक नहीं है। रिटायरमेंट की तो बात ही छोड़ दो। फायर स्पिरिट किंग कब का मिड टीयर निंजा लेवल 1 का बन चुका था, और उसकी पावर्स अर्थ स्पिरिट किंग से कहीं ज्यादा थी। जब उसने देखा कि साला अर्थ स्पिरिट किंग जो उससे कम लेवल का है और अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले उस लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से मिला है, और आते ही उसे इतना मोटा पैसा मिल गया, तो उसकी जलकर कोयले क्यों नहीं होगी। उसने उसी सेकंड मन में फैसला कर लिया, इस अंधेरे, कचरा और घटिया ऑर्गेनाइजेशन में मरने से बेहतर है मैं भी अर्थ स्पिरिट किंग की तरह निकल लूं और लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के लिए काम करूं। भाई तू फिक्र न कर, मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। फायर स्पिरिट किंग ने अपनी चौड़ी छाती थपथपाई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कसम खाई। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक अपने आगे 2 लोग दिखाई दिए। शेन चिंगचू बहुत संभाल कर उस व्हील चेयर पर बैठे हुए लॉन्ग ऑटियन को गाड़ी से निकालकर जमीन पर रख रही थी। लॉन्ग ऑटियन की आंखें पूरी तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक पागलपन दिख रहा था। सिस्टम ने उसको अभी बताया था कि उसकी किस्मत वाली की यूनिवर्सिटी के आसपास फिर से ट्रिगर हुई है। उसने कसम खा ली थी कि इस आखिरी चांस को वो किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देगा। अर्थ स्पिरिट किंग ने जल्दी से फायर स्पिरिट किंग को खींचा और वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। जब अर्थ स्पिरिट किंग ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये तो वही लॉन्ग ऑटियन है। उसके चेहरे पर अचानक से एक शैतानी हंसी आ गई। वो जल्दी से घूमकर फायर स्पिरिट किंग की तरफ देखा। फायर स्पिरिट, तू टेंशन में था ना कि कहीं यंग मास्टर तुझे रिजेक्ट ना कर दे। भाई तू बता, क्या तेरे दिमाग में कोई सॉलिड प्लान चल रहा है मेरी एंट्री कंफर्म करवाने के लिए? अर्थ स्पिरिट किंग शैतानी तरीके से हंसा। उसने आगे उंगली से इशारा किया जहां लॉन्ग ऑटियन घसीट घसीट कर चलने की कोशिश कर रहा था। उस टट्टू जैसी शक्ल वाले को देख,
यही दिया है जिसके बारे में तुझे पहले बता चुका हूं, वो फेक यंग मास्टर। अर्थ स्पिरिट किंग ने अपनी आवाज हल्की की, पर उसकी आंखों की भूख नहीं छुपी। जा और उसे दबा के पेल, अपनी पावर और लॉयल्टी दिखा। हो सके तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना, ताकि हम यंग मास्टर को दिखा सकें। किसे पता, शायद वो खुश होके तुझे परमानेंट बेसिस पे अपने पास रख ले। फायर स्पिरिट किंग के दिमाग के तार उलझ गए। उसने डरते हुए पूछा, भाई तुझे लगता है ये काम करेगा? कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए और असली यंग मास्टर मेरी इस हरकत पर गुस्सा हो जाए। अर्थ स्पिरिट किंग ने औकात दिखाते हुए मुंह बनाया और बोला, अपने भाई पर भरोसा रखना मेरे शेर, मैं उसे चक चुका हूं। वो फेक यंग मास्टर एक नंबर का लल्लू है, फट्टू और डरपोक। हाँ, बस उसके साथ वो जो लड़की है ना, बस वो ही थोड़ी डेंजरस है, बाकी सब फुसकिया बॉम्ब। सुन, मैं उस निंजा लड़की का ध्यान भटका दूंगा, तू बस उस फेक यंग मास्टर को पीट पीट के सुझा देना। देखना, असली यंग मास्टर को तेरी औकात और लगन दिख जाएगी। फायर स्पिरिट किंग ने अपने दांत पीसे और आखिर में लालच डर पर हावी हो गया। डन, ठीक है, जैसे तू बोले। दोनों शैतानों की तरह हंसे और अपना गेम प्ले करने निकल पड़े। शाम के 6 बज चुके थे। जब मैं डांस स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंचा, तभी बाई तियन का मैसेज आया, यूतियन बहन शॉप पर ही है, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना? ये पढ़कर मेरी जान में जान आई। लगता है जाओ यूतियन बिना किसी पंगे के चुपचाप रूम से निकलने में कामयाब हो गया था। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। मैंने अपना फोन जेब में रखा, पर मेरे सामने वाले डोर हैंडल को देखते ही मेरी थोड़ी हवा टाइट होने लगी। मुझे अच्छे से पता था कि कल जो डांस पार्टनर वाला कांड हुआ था, उससे टंग नाना पक्का भड़की हुई होगी। भले ही टंग नाना के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, पर मैं क्या करता? मैं पहले ही बाई तियन को हाँ बोल चुका था। अगर मैं अपनी बात से पीछे हटता तो वो बाई तियन मुझे कच्चा चबा जाती। पर तंग नाना की वो उदास शक्ल याद आते ही मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना दिमाग सेट करके हिम्मत जुटाई और डांस स्टूडियो का दरवाजा खोल दिया। आ गया तू? ही लिंगलिंग जमीन पर बैठी बोर होते हुए अपना फोन चला रही थी। मुझे अंदर आते देखकर उसने कैजुअली बोला, लिंगलिंग तू यहाँ? नाना कहाँ है? मेरा चेहरा एकदम कंफ्यूज था। क्यों? नाना को यहाँ ना देखकर तुझे दुख हुआ क्या? ही लिंगलिंग ने खड़े होते हुए अपने पिछवाड़े से धूल झाड़ी। नहीं, बस थोड़ा अजीब लगा, और कोई बात नहीं है। तो क्या नाना आज नहीं आएगी? मैंने जबरदस्ती एक स्माइल दिखाने की कोशिश की। मेरी नजरें उस खाली स्टूडियो में घूम रही थी और दिल में एक अजीब सा दुख हो रहा था। हाँ, ही लिंगलिंग शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करते हुए कैजुअली बोली, नाना को कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ सकती, इसलिए उसने आज मुझे तुझे सिखाने के लिए भेजा है। उसने मुड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। पर तेरी ये फटी हुई शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा डांस करने का कोई मूड नहीं है। मैंने खुद को थोड़ा चार्ज किया और बोला, ऐसा थोड़ी है लिंगलिंग, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही जाऊंगा ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी स्माइल एकदम नेचुरल लगे, पर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग ये सोचने में लगा था कि क्या टंग नाना को सच में कोई काम है या वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। ही लिंगलिंग में अपनी भवें ऊपर चढ़ाई, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप अपना वार्म अप करने लगी। स्ट्रेचिंग, किक्स, उसका हर एक मूव एकदम स्मूथ और परफेक्ट था। उसकी लंबी और कर्वी बॉडी की शेप एकदम क्लियर दिख रही थी। आज उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके भरे हुए फिगर को एकदम परफेक्ट तरह से हाईलाइट कर रही थी, और नीचे उसने एक बहुत ही छोटी शॉर्ट्स पहनी थी। उसकी 2 लंबी और स्ट्रेट टांगे मेरे सामने इधर उधर घूम रही थी। मैंने अपना थूक घोटा और डर के मारे उसको ज्यादा घूरना बंद किया। मैंने जबरदस्ती अपना फोकस डांस पर शिफ्ट किया और उसके साथ वार्म अप करना शुरू कर दिया। वार्म अप के बाद ही लिंगलिंग मेरे सामने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ी हो गई। आजा, दिखा अपनी औकात, देखते हैं तुझमें कितना दम है। मैंने अपना सिर झटका ताकि टैंग नाना की यादें दिमाग से निकाले और आगे बढ़कर ही लिंगलिंग की तरफ डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। ही लिंगलिंग ने भी आराम से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। जैसे ही म्यूजिक चालू हुआ, हम दोनों ने हल्के हल्के स्टेप्स लेने शुरू किए, पर मैं एकदम ऑकवर्ड और अकड़ा हुआ फील कर रहा था। आखिर टैंग नाना के साथ डांस करते वक्त जो केमिस्ट्री और रोमांटिक वाइब फील होती थी, वो आज यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। ही लिंगलिंग बहुत शार्प थी। उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। वो मजे लेते हुए बोली, कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी? रिलैक्स कर भाई, बीट को फॉलो कर। थोड़ी देर ऐसे ही डांस करने के बाद ही लिंगलिंग ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। रुक जा, रुक! ही लिंगलिंग ने अपने स्टेप्स रोके और मुझे एकदम जज करने वाली नजरों से घूरते हुए बोली। उसकी भवें गुस्से से सिकुड़ गई थी। साला ये क्या नाच रहा है तू? एकदम बेजान और ढीला। तेरे मूवमेंट्स में ना दम है और ना ही कोई रिदम। नाना ने तो कहा था कि तुझे चैंपियन बनना है। इस नल्ले डांस के साथ तू फ्रेशर्स पार्टी में अवार्ड जीतेगा। सॉरी यार लिंगलिंग, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। शायद आज मेरा फॉर्म ठीक नहीं है। ही लिंगलिंग ने हल्के से स्नॉट किया। फॉर्म ठीक नहीं है?
तू यहाँ कोई वीडियो गेम खेल रहा है क्या? साफ दिख रहा है कि तेरा दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। वो जानबूझकर मेरे एकदम करीब आई। उसकी सांसों की महक मुझे फील हो रही थी। तो क्या बोलता है? मैं अभी नाना को कॉल लगाऊं और उसको बताऊं कि तू कितना घटिया डांस कर रहा है। ये सुनते ही मेरी हवा टाइट हो गई। नहीं नहीं नहीं, लिंगलिंग रुक, एक लास्ट चांस दे। इस बार मैं पक्का पूरे फोकस के साथ डांस करूंगा। छोड़ दे भाई, जिस हालत में तू है ना, 100 बार भी नाचेगा तो ऐसा ही हगेगा। ही लिंगलिंग वहां से हटकर शीशे के आगे लगी बार पर टिक कर खड़ी हो गई। उसने अपनी वाटर बॉटल उठाई, एक घूंट पानी पिया और वापस एक शैतानी स्माइल के साथ मुझे देखने लगी। चल बता अब। बताऊं क्या? मैंने डम बनने की एक्टिंग की। ही लिंगलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। तू और नाना के बीच आखिर चल क्या रहा है? मेरे सामने नाटक करने की कोशिश मत कर। कल ही मुझे फीड हो गया था कि तुम दोनों के बीच कोई लोचा चल रहा है। पक्का कोई गड़बड़ है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहा। मुझे समझ आ गया था कि ही लिंगलिंग से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। इसलिए मैंने उसको डांस पार्टनर वाले झमेला की सारी स्टोरी शर्त में सुना दी। हाँ, ऑफ कोर्स वो जो किस वाला पार्ट था उसको मैंने स्मार्टली स्किप कर दिया। स्टोरी सुनने के बाद ही लिंगलिंग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और हंसने लगी। तेरा दिमाग खराब है सच में। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई तुझसे सीखे। नाना अंदर से बहुत प्राउड लड़की है। भले ही वो बाहर से कुछ ना बोले, पर तूने इतनी जल्दी किसी और को अपना पार्टनर बना लिया, ये बात उसके दिल पर पक्का लगी होगी। मेरा चेहरा उतर गया। यार मुझे क्या पता था कि बाद में नाना मेरा पार्टनर बनने के लिए मान जाएगी, पर उधर मैं टियान टियन से भी प्रॉमिस कर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ला अपना फोन मुझे दे। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पर फिर भी मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना फोन ही लिंगलिंग को दे दिया। ही लिंगलिंग ने फोन पकड़ा, मेरी उंगली खींचकर फिंगरप्रिंट से स्क्रीन अनलॉक किया। उसने झट से टैंग नाना का चैट ओपन किया और खटाखट टाइपिंग शुरू कर दी। बेबी, मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अरे तू ये क्या कर रही है लिंगलिंग? मैंने फोन छीनने की कोशिश की, पर ही लिंगलिंग ने बड़ी स्पीड से मुझे डच कर दिया। चुपचाप खड़ा रह, मैं तेरी ही हेल्प कर रही हूँ। ही लिंगलिंग ने बिना स्क्रीन से नजरें हटाए बड़ी स्पीड से टाइप करना कंटिन्यू रखा। तुझसे तो कुछ उखाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए मुझे फील्ड में उतरना पड़ा। लो भाई, सेंड हो गया। जब मैंने देखा कि इस पागल लड़की ने सच में मैसेज भेज दिया तो मेरी तो दुनिया ही घूम गई। मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। लिंगलिंग, ये तूने क्या आफत ला दी? नाना ये मैसेज पढ़ेगी तो और ज्यादा भड़क जाएगी। अरे तुझे क्या पता, लड़कियों को यही सब बातें पसंद आती है। अगर तू खुद बताने जाता तो वही रोते हुए हकलाता रहता। इस तरह सीधे सीधे सॉरी बोलने से शायद ज्यादा बढ़िया इफेक्ट हो। ही लिंगलिंग ने हवा में हाथ हिलाते हुए एकदम बिंदास एटीट्यूड में बोला, पर आगे जो हुआ उसकी तो मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। ये मैसेज भेजे हुए अभी मुश्किल से 10 सेकंड ही हुए थे कि टैंग नाना की वॉइस कॉल आ गई। खत्म, अब मैं खत्म, आज खत्म, अब मैं खत्म, आज तो मेरी मौत पक्की है।